गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति, काफ़ी कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं, पढ़ लिया है। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा रूस में गृह युद्ध, जो गृह युद्ध हुआ और उसके बाद में समाजीकरण का निर्माण, यानी कहीं ना कहीं जो बोल्शेविक थे उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उसके बाद में रूस में बहुत से बदलाव करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बोल्शेविक क्रांतिकारी थे या जो सरकार थी उनका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे और उन्होंने बहुत से परिवर्तन किए। अपने जो अप्रैल थीसिस थी उनके थ्रू उद्योगों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ज़मीनों को समानीकरण रूप से किसानों को बांट दिया गया और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अच्छे युग का दौर प्रारंभ हुआ। और कहीं ना कहीं जो समाजीकरण का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें ये था कि उद्योगों की ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, उद्योगों का निर्माण किया गया, औद्योगिक नगर बसाए गए और कहीं ना कहीं विशेष जो फोकस था लेनिन का वो था अर्थव्यवस्था के ऊपर, सुनियोजित अर्थव्यवस्था। और उसके लिए लेनिन ने 5 वर्षीय जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भी प्रारंभ किया और पूरा ध्यान किसके ऊपर लगाया? उद्योगों के ऊपर या आर्थिक विकास के ऊपर। उसके बाद में मजदूरों के लिए भी उन्होंने किया, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य किया, उनको रहने के लिए मकान दिया, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया। तो ये दौर हमने देखा, लेकिन इसी दौर में कहीं ना कहीं हमने देखा कि अर्थव्यवस्था को ज़्यादा ध्यान देने की वजह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से रूस में उद्योग का विकास नहीं हो सका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। मैं आपको बता दूं कि लेनिन के बाद में, यानी कि लेनिन ने जब अपना पदभार छोड़ा उसके बाद में बोल्शेविकों का जो नेतृत्व किया वो किया स्टालिन ने, यानी स्टालिन बोल्शेविकों का नेता बना और फिर उसने कार्य संचालन किया। हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था का दौर चल रहा था, अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, पूरा फोकस आर्थिक रूप से देखा जा रहा था कि आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन इस आर्थिक स्थिति की मजबूती की वजह से कहीं ना कहीं रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ा खराब हो गई और एक दौर ऐसा आया जहाँ पर अनाज कम हो गया, भूखमरी हो गई, गरीबी हो गई, अनाज का स्टॉक कर लिया गया। उसके बाद में स्टालिन ने कौन कौन से कदम उठाए, किस तरह से सामूहिकीकरण के ऊपर जोर दिया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था का दौर चल रहा था और कहीं ना कहीं इस नियोजित अर्थव्यवस्था के दौर के समय, यानी 1927 से 1928 के लगभग, 1927 और 1928 के लगभग जब उद्योगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया तो क्या हुआ? अनाज का संकट पैदा हो गया, अनाज का संकट पैदा हो गया, अनाज की कमी हो गई। तब सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी कि इस कीमत पे ही आप अनाज को बेच सकते हैं। अब सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी, अनाज का संकट हो गया, तो जो बड़े बड़े व्यापारी थे या जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने क्या किया? अनाज का स्टॉक कर लिया, क्योंकि उनको उम्मीद क्या थी कि अनाज की कीमत और बढ़ेगी और बढ़ी हुई कीमतों में हम अनाज को बांटेंगे, क्योंकि अनाज एक आवश्यकता थी, भूखा मर नहीं सकता कोई। तो अनाज का स्टॉक कर लिया गया और उनको ये उम्मीद थी बड़े व्यापारियों को या बड़े किसानों को कि अनाज का दाम बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने अनाज की कीमतें क्या कर दी? निश्चित कर दी। इसको देखते हुए स्टॉक करना प्रारंभ व्यापारियों ने कर दिया। उनकी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अनाज के दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कहीं ना कहीं लेनिन के बाद में स्टालिन ने जो है पार्टी की कमान संभाली। अब उसको लगने लग गया कि आर्थिक रूप से हमने ध्यान दिया, लेकिन अनाज के तौर पर जो कमी आई है उसकी पूर्ति कैसे हो। तो उसने क्या किया? अनावश्यक रूप से चलने वाली जो सट्टेबाजी थी, उस समय सट्टेबाजी चल रही थी, बड़े अमीर लोग जो थे वो सट्टेबाजी का शौक़ रखते थे, तो कहीं ना कहीं
सट्टेबाजी को उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया। सट्टेबाजी के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, अंकुश लगा दिया। और अनाज की कमी में या अनाज की कमी के दौरान जिन व्यापारियों ने या जिन बड़े किसानों ने अनाज का स्टॉक कर रखा था, जमा कर रखा था, ऐसे जमा अनाज के ऊपर उसने क्या कर दिया, जब्त करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो भी व्यापारी या किसान अनाज को दबाए बैठे थे कीमत बढ़ने की उम्मीद में कि कीमत बढ़ेगी तब हम अच्छे दामों में अनाज को बेचेंगे, लेकिन स्टालिन ने क्या किया, सट्टेबाजी के ऊपर अंकुश लगा दिया और जो भी जमा अनाज था उसको जब्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने क्या किया, जो किसान अनाज नहीं बेच रहे थे, कीमतों की वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, उन किसानों से उसने जबरन अनाज खरीदना प्रारंभ कर दिया। यानी कि स्टालिन ने अनाज की कमी को पूरा करने के लिए किसानों से जबरन अनाज खरीदना प्रारंभ कर दिया और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारा। कुलकों के ठिकानों पर छापा मारा। कुलक, कुलक एक शब्द है और ये शब्द दिया गया है रूस में। जो संपन्न जो किसान था, संपन्न किसान था, उनको क्या कहा जाता था, कुलक। यानी कि रूस का जो संपन्न किसान है वो क्या कहलाता था, कुलक। इसके पास अनाज भी था, खेती की जमीन भी थी। तो कहीं ना कहीं स्टालिन ने अनाज की कमी को पूरा करने के लिए सट्टेबाजी को रोका और जो जमा पूंजी कर रहे थे उनके उस अनाज को भी जब्त करना प्रारंभ कर दिया और किसानों से ज़बरदस्ती अनाज खरीदने लग गया। और जो बड़े किसान, संपन्न किसान थे, कुलक, उनके ठिकानों पर क्या किया, उसने छापा मार दिया। फिर भी अनाज की कमी बनी रही। जिस हिसाब से अनाज की मांग थी, जिस हिसाब से अनाज की मांग थी, उस हिसाब से अनाज की कमी क्या रही, बनी रही। अनाज की पूर्ति नहीं कर पाए। तो फिर स्टालिन ने सोचा कि क्यों ना अनाज की कमी को पूरा करने के लिए खेत का क्या किया जाए, सामूहिकीकरण। क्योंकि पहले खेत क्या थे, जब कह दिया था भाई किसान अपने अपने खेत वापस ले लीजिए, तो छोटे छोटे खेत बट गए थे। स्टालिन ने क्या सोचा कि क्यों ना इन छोटे छोटे खेतों को बड़े खेत के रूप में तब्दील कर दिया जाए, अर्थात जमीन का क्या कर दिया जाए, सामूहिकीकरण, और बड़े बड़े खेत निर्मित किए जाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जो अनाज की कमी थी, भाई अनाज की कमी आई तो उसका कारण भी यही था कि खेतों का आकार क्या था, छोटा। अनाज की कमी होने के पीछे भी एक लॉजिक क्या था कि खेतों का आकार क्या था, छोटा। इसीलिए स्टालिन ने क्या सोचा कि क्यों ना हम खेतों का क्या कर दें, सामूहिकीकरण। यानी सामूहिकीकरण कर देंगे, खेतों का आकार बड़ा हो जाएगा, उद्योग धंधे भी खुल जाएंगे और इन्हीं बड़े खेतों में खेती का काम भी हो जाएगा और सभी लोग वहाँ आकर खेती करेंगे। यानी कि आधुनिक खेती को विकसित करने की उसने सोची। औद्योगिक तौर पर आधुनिक खेती को विकसित करने की उसने सोची। फिर उसने ये सोचा कि सबसे पहले ये जो कुलक थे इनका क्या किया जाए, सफाया। जो ऐसे कुलक अमीर लोग थे, अमीर किसान, संपन्न किसान, कुलक, ऐसी व्यवस्था को क्या किया जाए, अंत किया जाए, इसका सफाया किया जाए ताकि खेतों का वितरण सही ढंग से हो सके, बड़े खेत उन्हें मिल जाए। फिर जो किसान जमीन नहीं दे रहे थे, इस चीज़ से राजी नहीं थे, एग्री नहीं थे सामूहिकीकरण से, उनकी जमीन छीनना प्रारंभ कर दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आधुनिक खेती विकसित करने के लिए उसने क्या किया, यानी स्टालिन ने आधुनिक खेती विकसित करने के लिए क्या किया, कुलक जो थे उनका क्या किया, सफाया किया। ठीक है। उसके बाद में जो किसानों की जमीन थी उस जमीन को इसने क्या कर लिया, छीनना प्रारंभ कर दिया और जो सरकारी नियंत्रण में आने वाले जो विशालकाय खेत है उनको बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि पहले खेतों का आकार छोटा था, खेतों का आकार छोटा होने की वजह से क्या हो गया, कम अनाज हो गया। अब कम अनाज हो गया तो अनाज की कमी हो गई। तो अनाज की कमी को पूरा करने के लिए स्टालिन ने कौन सी योजना बनाई, सामूहिकीकरण। और औद्योगिक खेती का विकसित रूप बनाने के लिए, यानी मशीनों के द्वारा खेती हो, बहुत से आदमी उसमें काम करें,
अनाज ज़्यादा उत्पन्न हो। तो इस खेती को चलाने के लिए यानी औद्योगिक खेती विकसित करने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया, जो कुलक थे, जो संपन्न किसान थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उनका क्या करना प्रारंभ कर दिया, सफाया करना प्रारंभ कर दिया। किसानों से ज़मीन छीनना प्रारंभ कर दिया। जो किसान ज़मीन नहीं दे रहे थे, सामूहिकीकरण से एग्री नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो ज़मीन थी वो छीनना प्रारंभ कर दिया। और सरकारी नियंत्रण वाले जो भी विशालकाय खेत है उनको बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी बड़े बड़े खेत जिनके ऊपर किसका नियंत्रण था, सरकार का, ऐसे खेतों का निर्माण करना उसने प्रारंभ कर दिया, ताकि जो यूरोप में उस समय जब नियोजित अर्थव्यवस्था का दौर चल रहा था, अनाज की कमी आई, उस अनाज की कमी को दूर करने के लिए या औद्योगिक कृषि को विकसित करने के लिए उसने ये उपाय किए। कुलकों का सफाया किया, जो किसान जमीन नहीं दे रहे थे सामूहिकीकरण के लिए, उनकी ज़मीन छीन ली, और सरकारी नियंत्रण में आने वाली जो ज़मीन थी, विशालकाय खेत, उनको बनाना प्रारंभ कर दिया। स्टालिन के सामूहिकीकरण को ध्यान में रखते हुए उसने जो सामूहिकीकरण कार्यक्रम था वो प्रारंभ किया, क्योंकि अनाज नहीं हो रहा था। उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सामूहिकीकरण के ऊपर उसने जोर दिया, और इसको देखते हुए उसने इसके लिए कार्यक्रम चालू किया और सभी किसानों को एक ही जगह बड़े खेत पर कार्य करने के लिए तैयार किया। कहने का मतलब 1929 में सभी किसानों को सामूहिक खेतों, यानी कि उस समय जो सामूहिक खेत होते थे, सभी किसानों के मिलकर जो खेत थे सामूहिक खेत, उन्हें क्या कहा जाता था, कोल खोज। कोल खोज, कोल खोज कह दो या फिर सामूहिक खेत। यानी कि सामूहिकीकरण के दौर में स्टालिन ने किसानों को जो सामूहिक खेत थे कोल खोज, उसमें काम करने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। और जो कोल खोज में जो भी मुनाफा होता था या जो भी फायदा होता था उसको किसानों में आपस में बांट दिया जाता था। ऐसी प्रक्रिया स्टालिन ने प्रारंभ कर दी। इस फैसले का बहुत से लोगों ने क्या किया, विरोध किया। इस फैसले की आलोचना हुई और बहुत से जो किसान थे वो इस फैसले से गुस्सा भी हो रहे थे। स्टालिन ने क्या किया, सभी किसानों को सामूहिक खेतों पर काम करने के लिए छोड़ दिया। कोल खोज उनको कहा जाता था, और जो भी मुनाफा होता था उस मुनाफे को किसानों में बांट दिया गया। अब लेकिन फिर भी इसके बाद भी बहुत से किसान इससे गुस्सा थे, और गुस्से में जो किसान थे उन्होंने जो अपने मवेशी थे, मवेशी यानी जानवर, उनको मारना प्रारंभ कर दिया। यानी कि किसानों ने गुस्से में, जो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे किसान, ऐसे किसानों ने, जो गुस्साई किसान थे, जो इसका विरोध कर रहे थे सामूहिकीकरण का, ऐसे किसानों ने अपने जो मवेशी थे, जानवर थे, उनको मारना प्रारंभ कर दिया। और कहीं ना कहीं 1929 से 1931 यानी कि इस काल में लगभग रूस में 1/3 जो मवेशी थे वो मारे गए। यानी कहने का मतलब किसानों ने गुस्से में आकर अपने ही मवेशियों को मारना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, चारों तरफ सामूहिकीकरण की आलोचना होने लग गई कि कहीं ना कहीं अगर ये सही था, प्रगति सही थी, तो फिर इसका फायदा क्यों नहीं मिला। और सामूहिकीकरण करने के बाद में आलोचना क्यों हुई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस उद्देश्य से सामूहिकीकरण को लागू किया गया था कि अनाज की कमी नहीं रहेगी, अनाज ज़्यादा उत्पादित होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ। जो स्टालिन की उम्मीद थी उसके विपरीत हुआ, अनाज उत्पन्न नहीं हुआ। और एक वक्त ऐसा आ गया 1930 से 1933 का, जिसमें लगभग 40 लाख लोग मारे गए। यानी कि सामूहिकीकरण करने के पीछे कारण क्या था, अनाज की कमी को दूर करना, लेकिन फिर भी ये इस कमी को पूरा नहीं कर पाए। किसान इसका विरोध कर रहे थे, और जो विरोध कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ना तो हम अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम सामूहिकी कार्यक्रम का जो है विरोध कर रहे हैं।
यानी कि इस सामूहिकीकरण की क्या होने लग गई, आलोचना होने लग गई। अब स्टालिन ने क्या सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे समस्या और ज़्यादा विकट हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि जो भी व्यक्ति सामूहिकीकरण की आलोचना कर रहा था, ठीक है, उसके खिलाफ क्या लगा दिया, समाजवाद के विरोध का आरोप। यानी कि जो सामूहिकीकरण की आलोचना कर रहा था, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ स्टालिन ने समाजवाद का विरोधी घोषित कर कर उसके ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया और ऐसे व्यक्तियों को जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। यानी कहने का मतलब जो भी व्यक्ति अब सामूहिकीकरण का विरोध कर रहा था या आलोचना कर रहा था, उसके ऊपर किसका आरोप लगाया कि आप सामूहिकीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप समाजवाद का विरोध कर रहे हैं, समाजवाद के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और समाजवाद के खिलाफ साजिश करने का आरोप किसानों के ऊपर लगा दिया गया और इसके तहत किसानों को किस में डाल दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। श्रम शिविर जो होते हैं, जो मजदूर जहां काम करते थे रहकर, वहां पर डाल दिया गया। देखो 1939 तक इस प्रोसेस में उसने लगभग 20 लाख लोगों को या तो जेल में डाल दिया या फिर जो श्रम शिविर थे उसमें डाल दिया। कहने का मतलब सामूहिकीकरण लागू किया गया, फायदा किसानों को बांट दिया गया, सामूहिकीकरण की आलोचना होने लग गई और स्टालिन ने जो भी आलोचना करता था या इसका विरोध करता था तो उसके ऊपर किसका केस लगाया कि आप समाजवाद के विरोधी हैं और इस विरोध के तहत उसके ऊपर आरोप लगाकर उसको किस में डाल दिया, जेल में डाल दिया गया और या फिर श्रम शिविरों में भेज दिया गया। और फिर उस समय स्टालिन का जबरदस्त प्रसार था तो कहीं ना कहीं जो किसान विरोध कर रहे थे, अपनी बातें मनवाने के लिए विरोध कर रहे थे, उनकी बात सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। और ऐसे करने वाले व्यक्तियों को वो क्या करता था, स्टालिन यातनाएं देता था, सजा देता था। इस प्रकार से ये हमने सामूहिकीकरण के बारे में पढ़ा कि स्टालिन ने अनाज की कमी को पूरा करने के लिए सामूहिकीकरण को बढ़ावा दिया। सामूहिकीकरण में जो भी मुनाफा हुआ किसानों को बांट दिया गया, लेकिन फिर भी उसकी इस व्यवस्था से कुछ किसान गुस्से में थे, इसकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन गुस्से में किसानों ने क्या किया, अपने जानवरों को मारना प्रारंभ कर दिया। जानवर मर गए तो मवेशियों की कमी हो गई, इसकी आलोचना होने लग गई। आलोचना हुई तो स्टालिन ने क्या कह दिया कि जो भी अगर इस सामूहिकीकरण की आलोचना कर रहा है वो किसका विरोधी है, समाजवाद का। और ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्या लगेगा, आरोप लग जाएगा। आरोप लगा दिया, आरोप लगाकर लोगों को जेल में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ठीक है, विरोध जो कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ना तो हम अमीर हैं, ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लग रहा है। हम कुछ कारणों की वजह से सामूहिकीकरण में खेती करना नहीं चाहते, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। सामूहिकीकरण करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की हुई थी कि कहीं उत्पादन में वृद्धि हो गई, ऐसा भी नहीं हुआ। और 1930 से 1933 तक खराब फसल हुई। खराब फसल की वजह से लगभग कितने लोग मारे गए, 40 लाख लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं किसानों ने अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी, लेकिन उस समय किसानों ने विरोध तो किया, लेकिन उनकी बात को रखने वाला या इनका पक्ष लेने वाला कोई भी नहीं था। तो ये हो गया आज के टॉपिक में स्टालिनवाद और उसका सामूहिकीकरण। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। यानी कि जो रूसी क्रांति थी इसका पूरे विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और फिर जो सोवियत संघ रूस है उसका विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस परिस्थितियों में बोल्शेविकों ने सत्ता के ऊपर अपना कब्जा किया और शासन चलाया, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत से जो समाजवादी लोग हैं या जो समाजवादी पार्टियां हैं वो इससे बहुत कम सहमत रही है। यानी कि बोल्शेविकों ने सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया, शासन चलाया, लेकिन फिर भी रूस में या अन्य यूरोप में कई ऐसी समाजवादी जो पार्टियां हैं जो बन रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों से असहमति जताई है। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने
दुनिया भर के लोगों में नई उम्मीद जगा दी। जिस तरह से रूस की क्रांति हुई, जिन लोगों ने भाग लिया और बोल्शेविक सरकार बनी, मेहनतकश लोग थे, मजदूर लोग थे, पेट्रोगोड की मजदूर हड़ताल हो, फरवरी की हड़ताल हो, क्रांति हो, तो कहीं ना कहीं इन सब में कौन लोग शामिल थे? मेहनतकश। तो कहीं ना कहीं रूस की इस क्रांति ने एक पूरे विश्व के ऊपर एक प्रभाव ये छोड़ा कि अगर मेहनतकश लोग इस प्रकार से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अन्य देशों के जो मजदूर थे जिनका शोषण हो रहा था उनके लिए एक उम्मीद की किरण जग गई। कहीं ना कहीं रूस की क्रांति से इन लोगों ने क्या ली? प्रेरणा ली। और वही चीज़ हम देख रहे हैं कि रूसी क्रांति के बाद में विश्व के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ा। फिर उसके बाद में इस समाजवाद से प्रभावित होकर यूरोप में समाजवाद से संबंधित कई या कम्युनिस्ट से संबंधित कई पार्टियां बनने लग गई। जैसे इंग्लैंड में जो पार्टी बनी थी समाजवाद से रिलेटेड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कहीं ना कहीं ये लोग किससे प्रभावित थे? समाजवाद से। यानी समाजवाद से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और यही चीज़ कहीं ना कहीं समाजवाद को जन्म दिया रूस की क्रांति ने। चाहे स्टालिन हो, लेनिन हो, कार्ल मार्क्स हो, ये सभी समाजवाद के समर्थक थे और बोल्शेविकों का जो समर्थन था वो भी किसकी ओर था? समाजवाद की ओर। यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि पूरे विश्व में रूस की क्रांति या समाजवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो यूरोप के अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए। जहाँ तक जब द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ 1939 से 1944 तक, जब वो द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो कहीं ना कहीं इस समय भी समाजवाद अपनी चरम सीमा के ऊपर था। समाजवाद को फैलाने के लिए स्टालिन ने किस प्रकार के कदम उठाए वो हम पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में भी समाजवाद का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पहचान मिल चुकी थी समाजवाद को। लोगों का जो झुकाव था वो समाजवाद की ओर हो रहा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि यूरोप के जो रूस में रहने वाले लोग थे, रूस में रहने वाले बहुत से लोग अब सोवियत संघ की जो शासन शैली है वो रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। यानी उनका ये मानना था कि जिस तरह से क्रांतिकारियों ने जिस मुद्दे को लेकर क्रांति की उसको ध्यान में रखते हुए जो सोवियत संघ की शासन शैली है वो उसके अनुरूप नहीं है। समाजवाद का पक्ष भी था, विपक्ष भी था। समाजवाद ने एक पहचान बनाई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाजवाद में गिरावट भी आ गई। उसके बाद में जो समाजवादी आंदोलन था वह सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। यानी कहने का मतलब रूस में हम पढ़ चुके हैं औद्योगिक विकास ज़्यादा हो रहा है, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, समाजवाद भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी आंदोलन भी चले, लेकिन आंदोलन चलने के बाद भी ये कह सकते हैं कि रूस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उसके बाद में ये भी एक आंकलन लगाया कि मेहनतकश लोगों ने आंदोलन किया, मजदूरों ने आंदोलन किया कि एक कमज़ोर देश, पिछड़ा हुआ देश किस प्रकार से एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। वो कौन सा देश था? सोवियत संघ, रूस। मजदूरों ने हड़ताल की, नई सरकार बनी, पिछड़ा हुआ देश रूस, लेकिन फिर भी समाजवाद को बढ़ावा दिया। सरकार के कई ऐसे डिसीजन या निर्णय लिए गए जिसकी वजह से उसको मजबूती मिली और एक पिछड़ा हुआ देश कहीं ना कहीं महाशक्ति का रूप धारण कर चुका था। लेकिन फिर भी महाशक्ति बन गई, लेकिन फिर भी उद्योग धंधों का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग गरीबी से मर रहे थे, उनका दम निकल रहा था, उनका शोषण हो रहा था। तो ये हमने वैश्विक प्रभाव देखा समाजवाद का। रूस की क्रांति के बाद में क्या रूस की भूमिका रही? रूस एक महाशक्ति, पिछड़ा हुआ था, महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। हालांकि बाद में इसके बराबर एक महाशक्ति आ गई थी अमेरिका, जो कि इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चलता रहा, लेकिन वो बात की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं
इस टॉपिक में यही बताया गया है कि किस तरह से रूस में समाजवाद हुआ, समाजवाद का विरोध हुआ, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन गया, औद्योगिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गया, बहुत ज़्यादा उद्योगों का विकास हो गया, परंतु गरीब के पास भोजन नहीं था। उद्योगों का विकास कर रहे हो एक तरफ तो आप, और दूसरी तरफ जो गरीब हैं उनके पास भोजन नहीं है। बहुत सी लोगों को स्वतंत्रताएं दे दी गई, बहुत सी स्वतंत्रता, फ्रीडम, आज़ादी दे दी गई, लेकिन फिर भी कुछ नीतियां ऐसी बनाई जिनसे लोगों का दमन किया जा रहा था, जिससे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि समाजवाद की जो प्रतिष्ठा थी वो अब क्या हो गई, कम हो गई। समाजवाद की प्रतिष्ठा कम हुई और कहीं ना कहीं रूस का प्रभाव भी कम हो गया। इस टॉपिक के साथ ही आपका जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, उसका भी समापन हो गया है। तो सभी विद्यार्थी अब तक जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसको आप नोट्स में रिटन करें और कंटिन्यू इसकी ओबीटी करते रहें।